कनाडा में फर्स्ट एकोमोडेशन रेंट करते हुए क्या क्या वो बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए, रेंटल एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, लीज साइन करते हुए क्या बातों का ध्यान रखना होता है और घर में क्या क्या चीज़ें पहले से देखनी होती हैं। अगर आपके भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं तो आज आपको हमारी इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलने वाला है, और जो क्वेश्चंस का आंसर ना मिले वो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। बट इसके अलावा हम आपको हमारी आज की वीडियो में एक और बहुत ही ज़रूरी बात बताने वाले हैं, जो अगर आपको ना पता हो तो आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फालतू में फंस सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स टॉक कनाडा। तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आपने हमारी फर्स्ट वीडियो अभी तक नहीं देखी है जिसमें हमने रेंटिंग से रिलेटेड टेनेंट्स के क्या राइट्स होते हैं यहाँ पे कनाडा में और लीज़ की इम्पोर्टेंस क्या होती है उसके बारे में डिटेल में बताया है, तो वो वीडियो पहले ज़रूर देख लें। लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके अलावा आप हमारी और भी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं हमारे चैनल पे, और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कनाडा में एकोमोडेशन रेंट करने के लिए सबसे पहले आपको आपके ऑप्शंस पता होने चाहिए। पहला ऑप्शन तो ऑब्वियसली होता है हाउस, फिर होता है अपार्टमेंट और फिर होता है कॉन्डो। अपार्टमेंट और कॉन्डो में मेन डिफरेंस ये है कि कॉन्डो बिल्डिंग्स में आपको जनरली बहुत सारी अमेनिटीज़ मिलती हैं, जैसे कि आपको इंडोर जिम मिलता है, एक्सरसाइज रूम मिलता है, पूल मिलता है, रूफटॉप टेरेस मिलता है और लाउंज एरिया भी मिलता है। तो ऐसी बहुत सारी अलग अलग अमेनिटीज़ अलग अलग कॉन्डो बिल्डिंग्स प्रोवाइड करती हैं। आप अगर हमारा कॉन्डो टूर देखने में इंटरेस्टेड हैं तो वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। कॉन्डोज में आपको ऑन स्वीट लॉन्ड्री भी मिलती है, जो कि आपको अपार्टमेंट्स में नहीं मिलती है। अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में रहने वालों को जनरली रॉस एंड रेचल की तरह कॉमन लॉन्ड्री एरिया यूज करना पड़ता है, जो कि जनरली अंडरग्राउंड लेवल पे होता है, और बहुत सारे अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में लॉन्ड्री नहीं भी होती है। ऐसी सिचुएशन में आपको लॉन्ड्री करने के लिए पास के किसी लॉन्ड्रोमैट पे जाना पड़ता है, और ऑब्वियसली आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी पे करने पड़ते हैं। काफ़ी बार अपार्टमेंट बिल्डिंग्स की जो अपनी लॉन्ड्री सर्विसेज होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, बट काफ़ी बार वो पेड भी होती हैं, तो आपको कॉइन यूज करके लॉन्ड्री यूज करनी होती है। तो अब सीधा आते हैं मुद्दे पे कि घर ढूंढा कैसे जाए। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके बारे में हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, जैसे कि कीजीजी, फेसबुक मार्केट प्लेस, condos.ca, realtor.ca। इन सब से आप अपने घर इजीली ढूंढ सकते हैं। कीजीजी हम किसी को भी रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे आप किसी की प्रोफाइल, किसी का बैकग्राउंड कुछ भी चेक नहीं कर सकते हैं। उससे आपको ये नहीं पता चलता कि वो एड फ्रॉड है या रियल है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देखें। न्यू कमर्स के लिए वो इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ सच में बहुत ज़्यादा स्कैम्स चलते हैं, तो आप उन स्कैम से खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। अब कीजीजी तो हमें उतना पसंद आया नहीं था पर्सनल यूज से, लेकिन हमें फेसबुक मार्केट प्लेस बहुत ही पसंद आया। फेसबुक मार्केट प्लेस यहाँ जनरली लोग हर एक चीज़ के लिए बहुत ही यूज़ करते हैं, और रेंटल एकोमोडेशन ढूंढने के लिए भी बहुत ही अच्छा है। हमने हमारी जो फर्स्ट रेंटल एकोमोडेशन थी जो कि शेयर्ड थी, वो फेसबुक मार्केट प्लेस से ही ढूंढी थी। शेयर्ड एकोमोडेशंस के लिए तो वैसे भी फेसबुक मार्केट प्लेस बहुत ही सही है, क्योंकि डायरेक्टली रूममेट्स ने सर्च की पोस्ट डाली होती है, आप उनको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। वो लोग ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स भी नहीं मांगते हैं और कोई रियल्टर भी नहीं इन्वॉल्व करना पड़ता। अगर आप शेयर्ड एकोमोडेशन नहीं ढूंढ रहे हैं तो आप देखेंगे कि मोस्टली एड्स रियल्टर्स की हैं। इन सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप अपनी पसंद के घर ढूंढिए, उनकी एक लिस्ट बना लीजिए और एक रियल्टर को पकड़िए ये सब घर दिखाने के लिए। रियल्टर्स आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री हैं, उनके पैसे लैंडलॉर्ड्स पे करते हैं, आपको कुछ भी पे नहीं करना होता है, तो आप उनकी सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं एज अ न्यूकमर घर ढूंढने में। और कोई भी रियल्टर ओंटारियो में कोई भी अवेलेबल घर किसी को भी दिखा सकता है। वो एक कॉमन पोर्टल यूज करते हैं जहां पर में सारी अवेलेबल लिस्टिंग्स होती हैं, और वो उन लिस्टिंग्स की ब्रोकरेज के कांटेक्ट में आकर के आपके लिए व्यूइंग अरेंज कर सकते हैं। यानी कि कोई भी रियल्टर आपके लिए कहीं की भी बुकिंग अरेंज कर सकता है। ऐसा नहीं है जैसे इंडिया में होता है कि एक रियल्टर के पास आपको दिखाने के लिए 20 घर ही होंगे। यहाँ आप सिर्फ घर का एड्रेस दीजिए, रियल्टर अपने आप व्यूइंग अरेंज कर देगा, तो ये बहुत ही बेस्ट रहता है। इसी तरीके से हमने ढूंढा था हमारा सेकंड घर, बट अनफॉर्चुनेटली हमें वो घर 3 महीने में ही छोड़ना पड़ गया। और उसके बाद हम मूव हुए हमारे इस कॉन्डो में जिसमें हम अभी रह रहे हैं और जो हमें हद ज़्यादा पसंद है। इसकी फ़ोटोज़ देखते सारी हम इतने ज़्यादा फ़ैन हो गए थे इस कॉन्डो के कि हमें ये कॉन्डो चाहिए ही चाहिए था।
और उसके लिए हमने फॉलो की थी एक थर्ड स्ट्रैटेजी, जिससे ना कि हमने बस अपने कॉम्पिटिटर्स हटाए, क्योंकि ऑब्वियसली एक घर के लिए यहाँ पर एक रेंटल एप्लीकेशन नहीं आती है, 100 आती है, 100 लिटरली, और जितना सुंदर घर होएगा उतने ज़्यादा एप्लीकेशंस। तो इस थर्ड स्ट्रैटेजी से हमने अपने कॉम्पिटिटर्स भी हटाए और हमने रेंट भी नेगोशिएट किया। तो अब हम आपको बताते हैं हमने वो किया कैसे। हमने condos.ca पे ये घर की लिस्टिंग देखी थी, और किसी भी एक लिस्टिंग में आपको नीचे ब्रोकरेज का नाम भी मिलता है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दिया होता है, आप वो ब्रोकरेज को कॉन्टैक्ट करने के लिए गूगल पे उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं। तो हमने यही दिमाग लगाया और हमने सीधा ब्रोकरेज को कॉन्टैक्ट किया। अब होता क्या है कि अगर आप एक रियल्टर को इन्वॉल्व कर रहे हैं और उधर से लैंडलॉर्ड ने एक ब्रोकरेज को इन्वॉल्व किया हुआ है, तो जो कमीशन होती है वो डिवाइड होती है रियल्टर एंड ब्रोकरेज के बीच में। तो सीधी सी बात ये है कि अगर आप डायरेक्टली रियल्टर को पे नहीं कर रहे हैं या ब्रोकरेज को पे नहीं कर रहे हैं, बट लैंडलॉर्ड तो आपके रेंट से ही निकालेगा वो। अगर उसको अपना घर 1600 पे रेंट करना है तो वो टोटल 1650 में रेंट करेगा, ताकि उसमें से ब्रोकरेज के पैसे भी निकल जाएं। तो आप ये कर सकते हैं कि लैंडलॉर्ड ने जिस ब्रोकरेज को ये घर लिस्ट किया हुआ है उससे डायरेक्टली कांटेक्ट करें, और जब आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाए तो रेंट नेगोशिएट कर लें। एग्जैक्टली जैसे रंजीत ने बोला, पहले आप रियल्टर को कांटेक्ट करो, उन्हें बोलो व्यूइंग अरेंज करा दें। उन्होंने व्यूइंग अरेंज करा दी, उसके बाद आपको घर पसंद आ गया तो आप उनको बोलो कि आप प्लीज़ हमारे लिए रेंटल एप्लीकेशन डालो। एक बार वो रेंटल एप्लीकेशन डालेंगे, उसके साथ डॉक्यूमेंट्स आपके साथ में जाएंगे। वो अगर आपकी प्रोफाइल पसंद आती है लैंडलॉर्ड्स को, तब ब्रोकरेज आपको बोलेगी कि लैंडलॉर्ड इज रेडी टू साइन अ लीज। उस टाइम पे आपको ब्रोकरेज से बात करनी है कि भाई देखो, रियल्टर तो हम कोई इन्वॉल्व कर नहीं रहे हैं, सिर्फ आप ही हैं बीच में इन्वॉल्व, तो आप प्लीज हमारी साइड से भी इस चीज को डील कीजिए और हमें थोड़ा सा रेंट नेगोशिएट करा दीजिए। देखिए इस सिचुएशन में होता क्या है कि जो सारी रेंटल एप्लीकेशंस आती हैं वो डायरेक्टली लैंडलॉर्ड पे नहीं जाती हैं, वो रेंटल एप्लीकेशंस ब्रोकरेज के पास आती हैं। ब्रोकरेज उनको सॉर्ट करता है। अगर उनको पता है कि 15 एप्लीकेशंस में से 5 वो हैं जो लैंडलॉर्ड ने अप्रूव करनी नहीं है, तो वो नहीं भी देते लैंडलॉर्ड को, राइट। सो अगर अब उनको पता है कि 10 एप्लीकेशंस में से ये एक एप्लीकेशन है जिसने मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट किया है, कोई रियल्टर इन्वॉल्व नहीं है, मेरे को कमीशन अच्छी मिलनी है, सारी कमीशन मेरी है, तो वो आप ही की एप्लीकेशन को पुश करेगा लैंडलॉर्ड के पास। और अगर आपको मालूम है कि आपकी एप्लीकेशन अच्छी है, लैंडलॉर्ड को अच्छी लगी है, तो आप रेंट नेगोशिएट करने का ट्राई कर सकते हैं। ये सिचुएशन हमारी तब हुई थी जब हमारे पास दोनों के पास जॉब्स थी और जॉब्स के प्रोबेशन पीरियड्स भी कंप्लीट हो चुके थे। ये अभी हमने मेंशन किया नहीं आपको, बट एक्चुअली अगर आप प्रोबेशन पीरियड में हैं और तब भी आप घर ढूंढ रहे हैं ना, तो भी लोग कह देते हैं कि नहीं, आपकी जॉब अभी फुल टाइम है नहीं एक्चुअली। सो हमारे प्रोबेशन पीरियड्स कंप्लीटेड थे, हमारे पास फुल टाइम जॉब्स थी, ठीक ठाक सैलरी थी, हमें पता था कि अब हमारी प्रोफाइल एक लैंडलॉर्ड के लिए स्ट्रॉन्ग ही है, इसीलिए हमने उनको नेगोशिएट करने के लिए थोड़ा सा पुश किया। पहले भी चीजें हमारे फेवर में थी और हम $50 अ मंथ नेगोशिएट कर पाए। $1700 का वो घर लिस्टेड था जो कि हमने रेंट किया $1650 अ मंथ में, और हमने सेव किए साल के $600। तो ये एक ऐसी टिप है जो हमें भी किसी ने नहीं बताई थी और आपको भी कोई नहीं बताएगा। ये हमारे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है घर ढूंढने में। तो इस टिप के लिए सब्सक्राइब तो बनता है, तो अभी के अभी सब्सक्राइब ज़रूर करें। Please, if you like this video, then also click the like button, share with the people you know who are interested in moving to Canada, and जैसे रंजीत ने बोला, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। अब बात करते हैं रेंटल एप्लीकेशन के बारे में। रेंटल एप्लीकेशन जो आपको सेंड करनी होती है वो आपको खुद से प्रिपेयर नहीं करनी होती है। रियल्टर या जो ब्रोकरेज से जो रियल्टर होंगे वो ही आपको एक स्टैंडर्ड रेंटल एप्लीकेशन सेंड करेंगे जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, एंड यू आर बेसिकली सेंडिंग एन इंटरेस्ट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द लैंडलॉर्ड। तो वो रेंटल एप्लीकेशन के साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। पहला होता है क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर के बाद होता है एम्प्लॉयमेंट लेटर, आपकी पे स्टब्स यानी कि आपके इनकम के प्रूफ। तो आप 2 से 3 पे स्टब्स साथ में सबमिट कर सकते हैं, और उसके अलावा आपको अपनी एक आईडी प्रूफ देना होता है। तो अगर लैंडलॉर्ड को आपकी एप्लीकेशन अच्छी लगती है और वो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट होती है लीज साइनिंग की प्रोसेस। जब आपके पास लीज के पेपर आएंगे तो सारी की सारी लीज को अच्छे से पढ़ लो,
जैसे कि अपनी प्रॉपर्टी किसी का नाम कर रहे हो, क्योंकि एक बार साइन कर दी, जो लिखा है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो उसमें आपको जो भी डाउटफुल लगे उस चीज़ को आप हटवा सकते हो, बात कर सकते हो कि आई एम नॉट कंफर्टेबल विद इट, और आप ये भी चेक कर सकते हो कि वो चीज़ें स्टैंडर्ड हैं या सिर्फ लैंडलॉर्ड ने एक्स्ट्रा ऐड करवाई हैं। बिकॉज काफ़ी बार ऐसा होता है कि लैंडलॉर्ड को अगर कुछ नहीं चाहिए है टेनेंट से या कुछ ऐड ऑन कराना है तो वो अपनी तरफ से कुछ चीज़ें डाल देते हैं। हाँ, आपको लीज को बहुत ही ध्यान से पढ़ना और ऐसी ऐसी चीज़ें पकड़नी है। जैसे कि कई बार लैंडलॉर्ड्स ने धक्के से लीज में लिखवा रखा होता है, हम जिस लीज को प्रिंटेड पेपर को सोचेंगे कि अरे ये तो स्टैंडर्ड होगा, उसमें उन्होंने ऐड करा रखा होता है फॉर एग्जाम्पल कि the tenant agrees that while leaving the accommodation at the end of their tenancy, they will get the house cleaned professionally. This is not a standard. इसको accept करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो ये भी ऐसा भी लिख देते हैं कि the tenant agrees that at the end of the termination they will fill every hole they have made in the wall of the house and they will paint patches over it. एक बात बताओ, ये एक्सेप्ट कर लिया तो क्या वो पेंट का डब्बा आप घर के 4 पैचेस के लिए लाओगे? दूसरी बात, आपको लगता है कि वो कोटिंग मैच होगी? अब वो करोगे और फिर वो आकर के ऑब्जेक्ट करेंगे और कल को तमाशे होंगे। ये सब जो चीज़ें हैं ये वो लैंडलॉर्ड्स करते हैं जो बहुत आगे चल के जिग करने वाले हैं। तो पहले तो अगर आप अपनी लीज में ऐसी चीज़ें पकड़ पा रहे हैं ना, तो एक चीज़ समझ जाना कि लैंडलॉर्ड जो है ना आपको कल को मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान करेगा। लैंडलॉर्ड बहुत चालाक है। अगर ऐसी चीज़ें नहीं हैं तो लैंडलॉर्ड काफ़ी अच्छा है, वो स्टैंडर्ड चीज़ों को फॉलो करता है। तो हाँ, एक बात ध्यान में रखो कि लीज को वर्ड टू वर्ड अच्छे से एक एक क्लॉज को पढ़ो, क्योंकि आप उन क्लॉजेस को ऑब्जेक्ट कर सकते हो अगर वो क्लॉज स्टैंडर्ड नहीं है तो। जब रियल्टर आपको डॉक्यूमेंट्स भेजता है लीज के, उसके बाद कम से कम 2 to 3 राउंड्स होते हैं बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। जो भी क्लॉज किसी को पसंद नहीं आता है या कुछ ऐड करवाना है, एज अ टेनेंट आप भी कुछ ऐड करवा सकते हो। जैसे कि जब हमने अपना सेकंड घर लिया था तो हमें घर की कंडीशन थोड़ी अच्छी नहीं लग रही थी, वॉल्स पे काफ़ी सारे होल्स थे, तो हमने उस लीज में ये क्लॉज डलवाया था कि बिफोर मूविंग दे शुड पेंट द वॉल्स। सो अगर आपको कुछ ऐड करवाना है तो वो आप करवा सकते हैं। वो लैंडलॉर्ड पे है कि वो उसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, बट जैसे कि काफ़ी लैंडलॉर्ड्स को खुद को भी होता है कि पिछली टेनेंसी शायद बहुत लंबी थी, कोई 7 साल रह गया उस घर में और अब घर की कंडीशन अच्छी नहीं है, तो वो भी एक्सेप्ट कर लेंगे कि मैंने तो वैसे भी कराना ही था घर को ठीक ठाक, कोई बात नहीं, मैं खरा करके ही हैंड ओवर कर दूंगा। तो ऐसी चीज़ें आप लीज में ऐड कर सकते हैं। तो दोनों पार्टीज के एग्री करने पर ही लीज फाइनल होती है। अगर कोई भी एग्री नहीं करता है तो वो लीज वहीं के वहीं एंड हो जाती है। एवरीथिंग यू आर साइनिंग ऑन दैट पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो रीड केयरफुली। अब आपको मालूम है कि आपको घर रेंट करना कैसे है, लेकिन घर में क्या देखना है रेंट करने से पहले? तो सबसे पहले तो जब आप घर शॉर्टलिस्ट कर रहे होते हैं, एक लिस्ट बना रहे होते हैं, जैसे कि हमने बोला था, आप रियल्टर को एक 10 एड्रेसेस की लिस्ट दे सकते हैं कि भाई इनकी व्यूइंग्स अरेंज कर लो, या 5 एड्रेसेस की। तो वो लिस्ट बनाते हुए भाई अब आपने ऑनलाइन तो बहुत सारे घर मिलेंगे, 60-70 घर देखे हैं, बट आपको शॉर्टलिस्ट करने हैं। तो शॉर्टलिस्ट किन बेसिस पे करने हैं? फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए आपका टू चेक द वॉकेबिलिटी स्कोर। ये चीज़ चेक करना बहुत ही ज़रूरी है अगर आपके पास अभी कार नहीं है और आने वाले कुछ टाइम में अगर आप गाड़ी लेना नहीं चाहते हैं। तो आप इस वेबसाइट पे जाइए walkscore.com, वहाँ पर में वो एड्रेस डालिए जिसका वॉक स्कोर आप चेक करना चाहते हैं, और वॉक स्कोर के साथ ये आपको ट्रांजिट स्कोर भी बताएगा और बाइकेबिलिटी भी बताएगा। हम लोगों ने यहाँ आकर के बाइक्स खरीदी थी टोरंटो में, लोकली बाइक्स पे घूमना बहुत ही मज़ा आता है। रंजीत ऑफिस भी जाते रहे हैं बाइक पे, तो बाइक स्कोर भी कई लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, हमारे लिए तो इंपॉर्टेंस रखता था। तो वॉकेबिलिटी स्कोर का यहाँ पर भी मतलब है कि वो ऑलरेडी आपको एक स्कोर दे देगा कि जी इस घर के पास ग्रॉसरीज कितने डिस्टेंस पे हैं, जितनी ग्रॉसरीज पास होंगी, जितनी दूसरी एमेनिटीज पास होंगी, उतना ही उसका वॉक स्कोर अच्छा होगा। काफ़ी बार आपको वहां पर में लिखा मिलेगा वॉकर्स पैराडाइज, उसको तो टॉप लिस्ट पे रख लो। वॉकर्स पैराडाइज का मतलब है जी नीचे लॉबलॉज या नीचे ही फ्रेशको है, वॉकर्स पैराडाइज वो होता है। और ट्रांजिट स्कोर अच्छा का मतलब है कि जो सबवे है वो बहुत ही पास है, टीटीसी बस स्टेशन बहुत ही पास है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज चेक बिल्डिंग रिव्यूज़। अगर आप कॉन्डो, अपार्टमेंट कुछ भी रेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले
उनके रिव्यूज़ चेक कर लें, गूगल पे कहीं पे भी आपको इजीली मिल जाएंगे उस एड्रेस से। हमने तो बहुत सारे घर ऐसे ही गंदे रिव्यूज़ की वजह से शॉर्टलिस्ट कर दिए थे और हमने अपना बहुत सारा टाइम बचा लिया था। बहुत सारे बिल्डिंग्स के रिव्यूज़ में आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि वो मैनेजमेंट कैसी है, उनकी लिफ्ट्स कितने फ्रिक्वेंटली ख़राब रहती हैं। इनफैक्ट हमने बे स्ट्रीट याद है हमने एक कॉन्डो की व्यूइंग रखवाई हुई थी। वो बिल्डिंग जो थी वो काफ़ी पुरानी थी, इट वाज लाइक सम 40-45 ईयर्स ओल्ड। बे स्ट्रीट पे सारी बिल्डिंग्स बहुत ही पुरानी है टोरंटो डाउनटाउन में। तो वो बिल्डिंग 64 फ्लोर्स की थी और हमने जाने से पहले ना एक्चुअली रिव्यूज़ पढ़ लिए थे। वहाँ की मैनेजमेंट बेकार है, लिफ्ट बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ख़राब रहती है और बहुत टाइम तक ठीक नहीं होती है। तो बट हमें ना कॉन्डो बहुत अच्छा लगा था, उस कॉन्डो से व्यू भी बहुत अच्छा था, रेंट भी सस्ता था, तो हम थोड़ा सा ना बह गए थे भावनाओं में और हमने सोचा कि व्यूइंग तो करेंगे। हम चले गए व्यूइंग करने, 35th फ्लोर पे शायद वो घर था और रियल्टर के साथ हम लोग लिफ्ट के लिए खड़े। हमने देखा 20 मिनट, हाँ 20 मिनट हम खड़े रहे, लेकिन उससे पहले हमने क्या देखा, 7-8 लोगों की लाइन तो पहले ही थी। 4 लिफ्ट्स में से 2 खराब थी। इधर की जो 2 थी उनमें ऐसा था कि ये वाली लिफ्ट जैसे ये 1 to 20 फ्लोर ही सर्व करती है, ये 20 to 40 सर्व करती है। तो हमारा ऑप्शन बचता था सिर्फ एक लिफ्ट में जाने का और हमसे पहले भी लोग थे। और जब वो लिफ्ट ऊपर जा रही है, माय गॉड वो इतना टाइम ले रही थी कि हम वहाँ पर में 20 मिनट्स खड़े हुए, हमें लिफ्ट में चढ़ने का मौका नहीं मिला और हम आगे वापस। तो ऐसे में रिव्यूज़ ने हमें हेल्प किया क्योंकि हमें पहले ही पता था कि ये होने वाला है, ठीक है। तो रिव्यूज़ में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ लोगों ने एक्चुअली बहुत कुछ डाला होता है रिव्यूज़ में और बहुत ही हेल्पफुल रहता है। सबसे पहले रिव्यू देख लो, मेरे ख्याल से तो वॉकेबिलिटी से पहले भी देख लो, क्योंकि वॉकेबिलिटी अच्छी है तो क्या कर लोगे, चाहे टीटीसी के ऊपर बिल्डिंग हो, लेकिन आप क्या कर लोगे। थर्ड पॉइंट जो हमने बहुत इंपॉर्टेंट समझा हमेशा और हमें लगता है कि हमने सही किया वो इंपॉर्टेंट समझकर, वो है किचन का लेआउट। देखो टू बी ऑनेस्ट, यहाँ आपके घर का जो टाइम होगा वो या तो किचन में होता है या बेड पे सोते हुए होता है, ठीक है। आपने लिविंग एरिया भी यूज़ करना होता है, एक्चुअली किचन और लिविंग एरिया ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन किचन फंक्शनल होना बहुत ज़रूरी है। अगर तो आपका प्लान है कि आपने यहाँ खाना खुद से बनाना नहीं है, जो कि देखो ऑनेस्टली होगा नहीं आपका प्लान, यहाँ बड़ा महंगा होता है बाहर का खाना, तो किचन का लेआउट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। एंड देखो किचन की सिंक के साथ अगर गीले बर्तन रखने की जगह ही नहीं है, कहाँ रखोगे। रोटी बनाने के लिए जगह ही नहीं है कुकटॉप के साथ में, तो रोटी कहाँ बनाओगे। इसी को मैं बोलती हूँ नॉन फंक्शनल किचन। ठीक है, हम दोनों आर्किटेक्ट्स, हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, बट देन ये आप लोगों के लिए भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ की कुछ किचन्स होती हैं जो छोटी छोटी बनी होती हैं, वो उस स्टाइल की हैं जो यहाँ के लोगों ने सारा कुछ सामान ना अवन में रख के बना के निकाल लेना है। तो आई डोंट नो वैसे सिंक का कैसे मैनेज करते हैं, क्यों सिंक के साथ गीले बर्तन रखने की कुछ जगह ही नहीं है ड्राई करने की, बट व्हाटएवर, हम लोगों ने वैसे ही किचन वाले घरों को वैसे ही फोटोज देख करके ही शॉर्टलिस्ट कर दिया था। फोर्थ पॉइंट इज चेक कर लें कि आपका कॉन्डो लॉकर के साथ है या नहीं। लॉकर ऐसा नहीं है जैसे कि इंडिया में हमारे बैंक में लॉकर्स होते हैं जहाँ आप अपनी कुछ वैल्यूएबल सामान रख देते हैं, कोई छोटा सा। यहाँ पे एक अराउंड 3 फीट बाई 6 फीट का एक केज होगा एक बड़े से रूम में। सब लोगों के अपने अपने लॉकर्स होते हैं जहाँ पे लोग अपना एक्स्ट्रा सामान जो भी घर में नहीं रख सकते हैं वो जाके रखते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कॉन्डोज में आपको बड़ी बड़ी कैबिनेट्स नहीं मिलती हैं। हो सकता है कहीं आपको मिल जाएं, तो वहाँ पे अगर लॉकर नहीं है तो चल सकता है। तो अगर कहीं आपको लॉकर मिलता है साथ में तो उस घर को प्रेफरेंस दे सकते हो। अगर आपने हमारा कॉन्डो टूर देखा है तो आपने नोट किया होगा कि कैबिनेट्स भी कुछ बड़ी नहीं है, घर भी छोटा सा है, बट हमारे सूटकेसेस कहाँ गए। इंडिया से 6 सूटकेसेस लेके आए थे हम, ऑब्वियसली उसके बिना थोड़ी आ सकते हैं। तो वो सूटकेसेस रखने के लिए लॉकर बहुत ही काम आता है। अगर आपके पास ज़्यादा सामान उसके अलावा नहीं भी है तो वो बहुत यूजफुल रहता है। 5th पॉइंट इज चेक द एज ऑफ द बिल्डिंग। आपको जहाँ पर में भी वो पोस्टिंग दिखी होगी उसमें एज ऑफ द प्रॉपर्टी भी मेंशन्ड होती है। बाय चांस उन्होंने नहीं दी हुई है तो आप गूगल करोगी तो भी आपको मिल जाएगी। जितने भी कॉन्डो बिल्डिंग्स 10 से 15 साल पुराने हैं या फिर उससे नए हैं वो तो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, मतलब 15 टू नाउ वो वाले कॉन्डोज आपके लिए, वो बिल्डिंग्स आपके लिए बहुत अच्छी हैं। लेकिन अगर कोई बिल्डिंग्स ओवर 25 ईयर्स ओल्ड हैं तो आप उनको थोड़ा सा अपनी लिस्ट में लास्ट में ही रखना। कई बार होता है, हमने कुछ 1-2 कॉन्डोज ऐसे देखे जो हमें बहुत पसंद आए थे, जो ओनर ने बहुत अच्छे से
रेनोवेट किए होते हैं, बट कहीं ना कहीं अगर वो बिल्डिंग में प्रॉब्लम्स हैं तो आप परेशान होगे ही होगे। बहुत ही ज़रूरी टिप है ये। अगर आपकी बिल्डिंग नई है तो जब आप टेनेंट इंश्योरेंस लेते हो तो आपको बहुत ही कम पैसों में मिलेगा। अगर आपकी बिल्डिंग्स 40 ईयर्स ओल्ड हैं तो वो इंश्योरेंस बढ़ जाएगा, और आप कहीं भी रेंट करोगे आपको वो इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा, उसके बिना आपकी लीज फाइनल नहीं होगी। लीज में मेंशन्ड होता है कि जितना भी टाइम आप उस घर में रहेंगे आप टेनेंट इंश्योरेंस लेके रखेंगे। तो एक्चुअली जो आपका रेंट होता है वो सिर्फ रेंट नहीं होता है, टेनेंट इंश्योरेंस भी साथ में लेना ही पड़ता है। तो आप समझ लो जैसे अभी के लिए हमारा रेंट $1650 है, हमारा रेंटल इंश्योरेंस पर मंथ शायद $26 के आसपास है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 बहुत ही ज़रूरी है। जिन लोगों को ये बात अभी तक नहीं पता है, टोरंटो में बहुत सारी बिल्डिंग्स बेड बग्स से इन्फेस्टेड हैं। जी हाँ, खटमल। तो आपको उन बिल्डिंग से दूर ही रहना है, वरना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओ। लीज तो कंप्लीट करना दूर की बात है। तो आपको बस इतना करना है कि bedbugregistry.com पे जाना है, वो एड्रेस जो आप सर्च कर रहे हैं वो एड्रेस डालना है और आपको दिख जाएगा कि उस एड्रेस पे पहले बेड बग्स की कोई रिपोर्ट्स हैं या नहीं। 7th पॉइंट इज चेक इफ द यूटिलिटीज आर इंक्लूडेड इन रेंट और नॉट। ये ज़रूरी इसलिए है कि अगर आप कोई घर 1650 का रेंट कर रहे हो और उसमें यूटिलिटीज इंक्लूड हैं वर्सेस 1650 का दूसरा कॉन्डो है जिसमें यूटिलिटीज इंक्लूडेड नहीं है, तो वो वाला आपको महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि टेनेंट को जनरली यहाँ पे हाइड्रो का बिल यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल ही देना होता है। उसके अलावा वाटर और हीटिंग इंक्लूडेड होती है, बट कुछ कॉन्डोज आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें ये सब इंक्लूड नहीं होगा। ये सब खर्चे आप देख सकते हो और अपने कॉन्डोज शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। So these were the points that you must know while renting your first accommodation in Canada। उसके बाद तो आप सारा कुछ सीख जाओगे, आपको हमसे ज़्यादा पॉइंट्स बताऊंगे। लेकिन एक चीज़ मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोली थी, एक बहुत ज़रूरी बात जो हम आपको बताने वाले हैं, वो ये बात है कि जब आप घर रेंट कर रहे होंगे तो आपको कुछ ऐसी बिल्डिंग्स मिलेंगी जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट वालों की बिल्डिंग्स होंगी, यानी कि उस बिल्डिंग की सारी यूनिट्स प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की ही होंगी, इंडिविजुअल ओनर्स नहीं होंगे उन यूनिट्स के। ऐसे में वो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स भी देगी, जैसे कि 1 month रेंट फ्री, 2 month रेंट फ्री ऑन साइनिंग लीज। ऐसी बिल्डिंग से आप दूर ही रहें तो भले रहेंगे। तो आपको बिल्डिंग रिव्यूज पढ़ते ही पता चल जाएगा कि वहाँ की मैनेजमेंट कैसी है। ये लोग जनरली लीज साइन होने के बाद ना तो घर की रिपेयर्स कराएंगे ना बिल्डिंग की, तो आप ऐसे फंस जाओगे कि आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। हमारे फ्रेंड्स भी फंसे थे ऐसी सिचुएशन में और उनको परेशान होकर 2 महीने के बाद ही अपना घर छोड़ना पड़ा था। वो सिर्फ परेशान नहीं हुए थे, वो लिटरली टॉर्चर हो गए थे, क्योंकि वो लोग भी यहाँ पर मूविंग आसान नहीं है। मूविंग की कॉस्ट है, फर्नीचर खुद से मूव करना पड़ता है, या आपको अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेनी पड़ती है, या आपको पैसे पे करने पड़ते हैं किसी को फर्नीचर मूव कराने के लिए, और वो पैसे कम नहीं होते हैं, वो आपकी आर्ली सैलरी जैसे ही होते हैं। तो मूविंग बारी बारी आसान नहीं है, घर बारी बारी ढूंढना आसान नहीं है, रेंटल प्रोसेस बारी बारी आसान नहीं है। लेकिन उन्होंने 2 महीने इतने टुट्टर से घर में इतनी कोशिश की थी कि वो लोग चीज़ों को रिपेयर करा दे, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट उन्होंने कोई रिवर्ट ही नहीं किया उनको, और रादर उनसे लड़े। ऐसे में 2 महीने बाद हमारे फ्रेंड्स ने खुद ही नोटिस दिया कि वो लोग ये घर छोड़ देंगे, और लीज के दौरान उन्होंने वो घर छोड़ दिया। तो ऐसी सिचुएशंस अवॉइड करने के लिए आप ऐसी बिल्डिंग से दूर ही रहें। ऑल्दो उनकी बिल्डिंग में ये था ही नहीं कि 1 month रेंट फ्री होगा या 2 month रेंट फ्री होगा, बस इतना था कि वो यूनिट जो थी वो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की यूनिट थी रादर देन ओनर। उनका ओनर से कोई कनेक्शन नहीं था, उनकी लीज ओनर के साथ साइन नहीं हुई थी। सो गाइज, दिस वॉज आवर वीडियो टुडे। वी होप यू लाइक्ड इट। वी होप आपको बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स इस वीडियो में मिले हैं। हमने बहुत कोशिश की है कि सारे छोटे छोटे इंस्टेंसेस याद करें आप लोगों के लिए, और खूब सारी इन्फॉर्मेशन के साथ एक वीडियो बनाएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ उनको कमेंट सेक्शन में डालें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।